हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने राठौड़ राजवंश स्टार्ट किया हुआ था। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, उसके अंदर हम लोगों ने राव गंगा तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम आगे राव गंगा के जो पुत्र हैं मालदेव, उनके बारे में हम लोग पूरी आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मालदेव, इनके पिताजी का नाम राव गंगा था और राव गंगा की इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। और मालदेव को पितृहंता राजा या पितृहंता शासक कहा जाता है। इनकी माता माणिक देवी थी। इनका राज्याभिषेक सोजत पाली के अंदर हुआ था और इनको शासनकाल जो है मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। बदायूनी था, उसके द्वारा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया और फरिश्ता के द्वारा हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया। चारण कवियों के द्वारा हिंदू बादशाह कहा गया। इस तरीके से आपको सारी की सारी बातें किसने क्या कहा ये बात ध्यान में रखनी है। फारसी इतिहासकारों के द्वारा हशमत वाला बादशाह कहा गया। शासन संभाला तब केवल ये इनके पास दो परगने ही थे, जोधपुर और सोजत। इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई थी मालदेव की, उस समय उनके पास कुल 58 यानी 58 परगने हुआ करते थे। इनको 57 युद्धों का विजेता कहा गया, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जैसे भादरा जून के सिंघल वीरा को इनके द्वारा हराया गया था, ये सबसे पहले। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। 1533 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण कर फलोदी को छीन लिया था इनके द्वारा। 1535 में नागौर के दौलत खां को युद्ध में हराया था, जिसको हीराबाड़ी का युद्ध कहा गया, जिसमें ये विजय हुए थे। फिर 1536 ईस्वी में बिलोड़ा का जो बिलाड़ा है जोधपुर के अंदर, बिलाड़ा पर आक्रमण किया था। वहाँ पे सिरवी जो जाति थी, सिरवियों को हराया था। 1538 ईस्वी के अंदर सिवाना पर अधिकार किया था और डूंगर सिंह को हराया था। 1539 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया था और उस पर अधिकार कर लिया। वहाँ पे सिकंदर खां को पराजित किया था। राव जेतसी का जो पुत्र था कल्याणमल, उसको भी हराया था बीकानेर के अंदर। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। तो मालदेव जो है, उन्होंने सब तरफ अपना जो है अधिकार करने का जो एक साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, वो सब तरफ रही थी। मालदेव जब मारवाड़ के अंदर राजा थे, तो बाकी जगह कौन कौन राजा थे, तो ये भी आपको याद रखना है। मेवाड़ के अंदर वीरमदेव, जिसको जयमल राठौड़ भी कह सकते हैं इस तरीके से। दिल्ली के अंदर हुमायूं था और दिल्ली पर जो अफगान राजा था, उसने आक्रमण किया था शेरशाह सूरी के द्वारा, पीछे पड़ा था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। फिर मेवाड़ में उस टाइम में राणा उदय सिंह जी थे और जैसलमेर में लूणकरण की पुत्री उमादेवी के साथ इनका विवाह हुआ था, जिसको हम लोग मालदेव की रूठी रानी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ जो उमादेवी जो थी, ये रूठ जाने का जो कारण था, वो बारमली एक दासी थी, जिसकी वजह से वो रूठ गई थी। एक जिस रात इनका विवाह हुआ था, उसी दिन इनको आपत्तिजनक स्थिति के अंदर रानी समझ लिया था बारमली को, और फिर उस वजह से उमादेवी जो है उस दिन से वो रूठ के चली गई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है बीकानेर में उस टाइम। और अब हम पढ़ेंगे मालदेव। मालदेव का जो जैसलमेर के साथ उमादेवी के साथ जो विवाह रहा, उसका किस तरीके से देखिए। भाटी राजा लूणकरण की पुत्री उमादेवी, इसका विवाह हुआ था। और बारमली जो उमादेवी की दासी थी, वो उमादेवी के साथ फिर इसको रूठी रानी कहा गया। इसको मनाने के लिए ईसरदास बारठ को भेजा गया था उमादेवी को मनाने के लिए, लेकिन सामने से आशा जी बारठ आ गए थे और उनके द्वारा
दोहा बोला गया था, उस दोहे की वजह से वो रूठी रानी या फिर उमा दे तारागढ़ से कभी मालदेव के पास नहीं आई थी, यानी कि मारवाड़ नहीं आई थी। तो रूठी रानी का जो महल है वो तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर दुर्ग, उसी को भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो रूठी रानी जो है वहाँ जाके रहने लगी थी। आशाजी बारट ने जो दोहा बोला था वो भी आपको याद रखना है, मान रखे तो पीव तजे तो मान, दो 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 गयन न बंधेंगी एक खंभे ठान। इस तरीके से एक दोहा है, वो आपको याद रखना है। अब मालदेव के साथ जो बीकानेर के साथ जो संबंध है वो आपको याद रखना है। साहिबा और पहोबा जो 1542 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ था, जिसको पहोबा का युद्ध माना जाता है, मालदेव और राव जेतसी जो बीकानेर के थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। मालदेव के सेनापति कुपा था और बीकानेर के जो राव जेतसी थे वो इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये भी आपको याद रखना है। इसमें मालदेव के सेनापति कुपा इसमें विजय हुए थे। राव जेतसी का जो पुत्र था कल्याणमल, ये पिता का बदला लेने हेतु शेरशाह सूरी के साथ मिल गया था और शेरशाह सूरी के साथ मिलने से फिर मारवाड़ पर जो आक्रमण हुआ उसमें ये मालदेव उसके अंदर हार गए थे, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, मालदेव का मेड़ता के साथ जो संबंध रहे थे, या फिर जब उस टाइम में वीरमदेव वहाँ पे शासन कर रहे थे, तो राजा वीरमदेव थे और इनका जो हाथी था उसका नाम दरियाजोश था। मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया तथा विजय प्राप्त की और राजा वीरमदेव उस टाइम में थे, तो इस अपमान का जो बदला लेने के लिए ये भी शेरशाह सूरी से मिल गए थे। तो ये आपको जानकारी रखनी है कि शेरशाह सूरी से राव जेतसी का जो पुत्र था राव कल्याणमल वो भी, और मेड़ता के वीरमदेव, ये दोनों शेरशाह सूरी से मिल गए थे। मालदेव और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी से हार जाते हैं हुमायूं, ये भी आपको याद रखना है। और हुमायूं पराजित होने के बाद मारवाड़ आ जाते हैं, जोगी तीर्थ स्थान जो फलोदी के पास में वहाँ पे। अब जोगी तीर्थ खान जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे अतक खां, रायमल सोने और मीरसमंद मालदेव के पास इनके द्वारा सहायता के लिए इनको भेजा था, लेकिन सहायता नहीं दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। मुल्ला सूर्य हुमायूं का पुस्तकालय अध्यक्ष था और मुल्ला सूर्य के कहने पर ही हुमायूं फारस चले गए थे, यह भी आपको याद रखना है। मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल और गुल बदन बेगम के द्वारा कहा गया कि मालदेव ने धोखा दिया था, सहायता नहीं दी थी, लेकिन कानूनगो और ईश्वरी प्रसाद के द्वारा मालदेव ने उचित निर्णय लिया था सहायता नहीं देने का। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, धोखा नहीं दिया था, ये मालदेव की एक कूटनीति थी, या फिर जो उसने अपने हित के लिए जो किया था वो सही था। तारीख है शेरशाह, जो शेरशाह सूरी की जो ग्रंथ हैं या फिर उसकी जो पुस्तक है उसमें लिखा था, यदि मालदेव ने हुमायूं की सहायता की तो उस काफिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा लिखा था। शेरशाह 80,000 की सेना लेकर बाबरा गांव पाली आ गया था और इसका सहयोग जो है शेरशाह का राव कल्याणमल और वीरमदेव जो मेड़ता के थे उनके द्वारा सहायता दी गई और मालदेव भी सेना लेकर वहां पहुंच गए थे। और मालदेव के जो सेनापति थे वो जेता और कुपा नाम के दो सैनिक रहे थे। मालदेव ने जो अपना सेनापति था जेता, उसके नाम पर एक शहर बसाया जिसका नाम आपको याद रखना है जेतारण, जो आज भी जेतारण के नाम से जाना जाता है। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जेतारण के पास में है ये पाली। 1544 ईस्वी में मालदेव के जो दोनों सेनापति थे जेता और कुपा और शेरशाह के साथ जलाल खां
जलवानी इसका सेनापति था और कल्याणमल और वीरमदेव भी इस सेना में शेरशाह के साथ थे। तो इस युद्ध के अंदर शेरशाह का जो जलाल खां जलवानी था वो इसमें विजयी हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शेरशाह ने इस युद्ध को बड़ी मुश्किल से जीता था, ये भी आपको याद रखना है। जेतार गुफा ने काफ़ी अपना मतलब अच्छा युद्ध लड़ा था। शेरशाह ने इस युद्ध के बाद कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये नारा इसी आपके गिरी सुमेल के युद्ध में ये डायलॉग बोला था, ये आपको याद रखना है। शेरशाह ने खवास खां व ईशा खां को जोधपुर का अधिकारी घोषित कर दिया था, फिर अधिकार दे दिया था। आगे देखिए, शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था और मालदेव यहाँ से सिवाना चले गए थे, क्योंकि सिवाना को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब मालदेव और मेवाड़ के बीच में जो संबंध है वो उसको भी आप लोग प्रकाश डालते हैं। देखिए, मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी और मावली का युद्ध हुआ था, इस तरह से आपको याद रखना है। उस टाइम में मेवाड़ के राणा उदय सिंह जी थे और बनवीर के साथ एक युद्ध हुआ था। जो मावली अभी भी हैं, उस मावली के पास बनवीर और राणा उदय सिंह के बीच में, जिसमें मालदेव ने राणा उदय सिंह का साथ दिया था। जयद्र सिंह उदयपुर से आए थे और खेरवा की जागीर उनको दे दी थी। जयद्र सिंह जाला सज्जा के पुत्र थे, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और जयद्र सिंह की जो पुत्री थी स्वरूपी देवी से विवाह किया था। जयद्र सिंह एक बार मालदेव ससुराल गए थे, तब स्वरूपी की बहन छोटी बहन को देखा तो वह काफ़ी सुंदर थी और जयद्र सिंह से विवाह करने की बात कही थी उनसे उन्होंने भी, लेकिन प्रस्ताव जयद्र सिंह को पसंद नहीं आया था, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए, हरमड़ा का युद्ध जयपुर के पास है हरमड़ा, वहाँ 24 जनवरी 1557 को हरमड़ा का युद्ध जयपुर के वहाँ हुआ था। हाजी खां और मालदेव ये दोनों साथ में थे और राणा उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हाजी खां विजय हुए थे। इसका कारण जो है रंगराय यानी महिला, एक रंगराय नाम की महिला थी, उसको लेकर हुआ था, आपको याद रखना है। इनके दरबारी कवि आशा बारट, ईश्वरदास बारट, आशिया बारहट और अखो भनोत, ये सारे के सारे इनके दरबारी कवि थे। मारवाड़ पर सर्वाधिक दुर्गों का जो निर्माण है मारवाड़ के अंदर, वो सारे के सारे दुर्ग बनवाने का जो श्रेय जाता है वो मालदेव को ही जाता है। जैसे सोजत का दुर्ग, मेड़ता का दुर्ग, बिलाड़ा का दुर्ग, पीपाड़ का दुर्ग, पोकरण दुर्ग जो जैसलमेर के अंदर हैं, सातलमेर दुर्ग को तुड़वाकर ये बनाया गया था, आपको याद रखना है। सातलमेर दुर्ग को तुड़वाकर पोकरण का दुर्ग बनवाया गया। मारवाड़ दुर्ग का परकोटा बनवाया, ये भी आपको याद रखना है, जिसको परकोटा का शहर पनाह कहते हैं। अब आगे देखते हैं मालदेव की रानी स्वरूपी देवी के प्रभाव में ये मालदेव आ गए थे। इन्होंने राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इनके 4 पुत्र थे, पहले राम, दूसरा उदय सिंह, तीसरा रायमल। और राम को नाडोल का युद्ध हुआ था 1563 ईस्वी में राम और राव चंद्रसेन के बीच में। दूसरा उदय सिंह थे, इनके पुत्र मालदेव के, जिसके लोहावट का युद्ध हुआ था 1563 ईस्वी में उदय सिंह और राव चंद्रसेन के बीच में। और रायमल, जिसको सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा के खिलाफ भेजा गया था लड़ते हुए, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम राव चंद्रसेन के बारे में देख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। राव चंद्रसेन जो हैं, इनका शासनकाल 1562 से लगाकर 1581 ईस्वी तक रहा था। इनके पिताजी मालदेव थे, फिर माता स्वरूपी देवी थी। इनका राज्याभिषेक 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को सोजत दुर्ग में
हुआ था। नाडोल का युद्ध इनके भाई राम सिंह व रावचंद्र सेन के बीच में हुआ था, जिसमें रावचंद्र सेन विजय हुए थे। ये वही बातें आपको याद रखनी हैं। अब लोहावट का युद्ध हुआ था, इनके भाई के बीच में ही हुआ था, रावचंद्र सेन और उदय सिंह के बीच में। उसी उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता था। वो अकबर के द्वारा मोटा राजा की उपाधि दी गई, क्योंकि ये हेल्दी काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से। लोहावट का युद्ध फलौदी जोधपुर के पास है। जाम्बोजी के पिताजी के नाम से लोहावट रखा गया था, आपको याद रखना है। जो जाम्बोजी हैं उसके द्वारा। अब राम सिंह व उदय सिंह युद्ध हारने के बाद हुसैन अली खां की शरण में चले गए। ये हुसैन अली खां यानी कि अकबर की शरण में उदय सिंह जी और राम सिंह दोनों भाई, और इन्होंने वहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली। आमेर के राजा भारमल के कहने पर अकबर ने नागौर का दरबार लगाया था 1570 ईस्वी में। ये आपको बात याद रखनी है। ये नागौर दरबार नवंबर 1570 ईस्वी में लगाया था। शुक्र तालाब खुदवाया था अकाल राहत कार्य के तहत, यह भी आपको याद रखना है। अब अकबर के द्वारा जो उस समय दिल्ली के शासन कर रहे थे अकबर, इधर राजस्थान से किस किस ने अधीनता स्वीकार करी, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे हर्राज जैसलमेर के, उन्होंने अधीनता स्वीकार करी। कल्याणमल बीकानेर के, इनके पुत्र राय सिंह, तो इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। दुर्जन साल कोटा के, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर मारवाड़ के जो राम सिंह और उदय सिंह, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। रावचंद्र सेन, इनका पुत्र राय सिंह, ये भी अधीनता स्वीकार करने में मतलब या फिर उनको अधीनता स्वीकार करने में अकबर सफल हो गया था। तो ये सारी सारी बातें आपको याद रखनी है नागौर दरबार के तहत। नागौर दरबार एक परतंत्रता का प्रतीक रहा था, ऐसा माना जाता है। और जो रावचंद्र सेन हैं वो नागौर दरबार छोड़कर जोधपुर आ गए थे और भादरा जून चले गए थे। भादरा जून से सिवाना, जो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, वहाँ आ गए थे। फिर डूंगरपुर के आस्करण, ये अधीनता स्वीकार कर चुके थे अकबर की, इनके पास रुके थे। फिर डूंगरपुर से ये बांसवाड़ा आ गए थे। बांसवाड़ा में इनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो प्रताप सिंह ने की थी, और प्रताप सिंह के यहाँ पे कुछ समय तक रहे थे। फिर बांसवाड़ा से कोटड़ा राणा प्रताप से मिलने गए थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के उस टाइम में थे, और ये कोटड़ा वहीं उदयपुर के अंदर हैं। फिर कोटड़ा से पोखरण आ गए। इस तरीके से ये काफ़ी इनका मतलब इधर उधर घूमने का कार्यक्रम रहा। ये इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पोखरण से 1,00,000 फदिये, 1,00,000 फदिये में दुर्ग हर्राज जो जैसलमेर के थे उसको दे देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर दुंदड़ा यानी खाने में इनको जहर दे दिया गया था, और दुंदड़ा गांव में जो पाली के पास में है, सच्चिया पाली में इनकी मृत्यु हो गई, और वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। अब महाराणा जो प्रताप हैं, ये इनके राज्याभिषेक के अंदर जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। रावचंद्र सेन का जब राज्याभिषेक हुआ था सोजत के अंदर, आपको मैंने तारीख बताई थी 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में सोजत दुर्ग के अंदर, तब ये महाराणा प्रताप भी उस राज्याभिषेक में पहुंचते हैं। अकबर के द्वारा जो आक्रमण हुए थे ये भी आपको याद रखना है। जैसे हुसैन अली खां, शाहबाज खां, जलाल खां और फयादा खां, ये इनके बारे में आपको याद रखना है। राय सिंह बीकानेर के जो थे, उन्होंने 1572 ईस्वी में जोधपुर का इनको प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। भादरा जून जो है वहाँ से आपके रावचंद्र सेन सबसे पहले वहाँ चले गए थे। फिर सिवाना को संकटकालीन राजधानी, वहाँ थोड़ी देर रुके कुछ टाइम तक। फिर डूंगरपुर में चले गए थे। डूंगरपुर वहाँ पे राजा आस्करण ने उनको सहायता प्रदान करी थी। बांसवाड़ा में प्रताप सिंह, वहाँ पे उनके खाने पीने का प्रबंध किया था, वहाँ रुकने की व्यवस्था की गई, उन्होंने सहायता दी।
महाराणा प्रताप से कोटरा में उनकी भेंट हुई थी और कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भी ये उपस्थित थे, ये भी आपको याद रखना है। पोखरण दुर्ग 1 लाख फदिये में जैसलमेर के हर्राज को दे दिया था या फिर नीलाम कर दिया, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। दुंदड़ा वेरीसाल के घर इनको जहर दे दिया गया और इनकी छतरी संचाप गाँव पाले में बनी हुई है। इनके उपनाम आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखने हैं और काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राजपूत शासकों का आदर्श, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का बुला बिसरा राजा या नायक, इस तरह से भी आपको याद रखना है। राजमहलों की जगह इन्होंने भी जंगलों और पहाड़ों को चुना। राजपूताने का प्रथम राजा जीवन भर अकबर से संघर्ष किया इन्होंने, और राजपूताने का दूसरा राजा छापामार युद्ध पद्धति के अनुसार इनको जाना गया। पहले थे राणा उदय सिंह जो कि छापामार युद्ध करते थे, तीसरे महाराणा प्रताप रहे थे, और महाराणा प्रताप के बहनों ही थे, इस तरीके से भी आपको रखना है। इनकी बहन सूरज देव से विवाह किया था, ये आपको रावचंद्र सेन, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। तो अभी आप लोगों ने 2 राजा के बारे में पढ़ा था, एक मालदेव और उनके पुत्र रावचंद्र सेन, जिसको बुला बिसरा राजा के नाम से भी जानते हैं। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, नमस्कार।